अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे बेस्ट करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी टू जून 2023 का सेट नंबर 4 एंड आज के सेट में भी हम करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज एक्सटेंडेड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ ₹2 बिलियन फॉर द ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। हाल ही में इंडिया ने एक ग्रांट असिस्टेंस दी है ऑफ ₹2 बिलियन किस प्रोजेक्ट के लिए? ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ये किस कंट्री का प्रोजेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भूटान। ग्यालसंग इंफ्रा प्रोजेक्ट इज ऑफ भूटान। जो भूटान है इसकी कैपिटल है थिम्पू एंड थिम्पू में हाल ही में एक ग्राउंड स्टेशन इनॉग्रेट किया गया। क्यों? क्योंकि इंडिया एंड भूटान ने ज्वाइंटली डेवलप की है एक सैटेलाइट जिसका नाम है इंडिया भूटान सैटेलाइट। असल में इस सैटेलाइट का नाम है इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान, INS-2B, इसरो नैनो सैटेलाइट 2 फॉर भूटान। जिस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया था उस रॉकेट का नाम था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 से INS-2B सैटेलाइट को लॉन्च किया गया एंड ये सैटेलाइट बनाई है ज्वाइंटली किसने? इंडिया एंड भूटान ने। हाल ही में इसका जो ग्राउंड स्टेशन है उसको इनॉग्रेट किया गया भूटान की कैपिटल थिम्पू में। ये जो भूटान है इसको रिमूव किया जाएगा फ्रॉम द लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। यूनाइटेड नेशंस का एक लिस्ट है जिस लिस्ट का नाम है लिस्ट ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। इस लिस्ट से भूटान को रिमूव किया जाएगा ऑन December 13, 2023। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इंडिया है इसने हाल ही में रिसीव किया 3rd रेजिमेंट ऑफ S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। जो इंडिया है इसने हाल ही में रिसीव की 3rd कंसाइनमेंट ऑफ S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम एंड किस कंट्री से? रशिया से। यानी कि रशिया का है S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इंडिया ने रशिया से ये डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदा है। हाल ही में इंडिया ने रिसीव की इसकी 3rd रेजिमेंट। जो इंडिया है इसने यूनाइटेड किंगडम के साथ साइन की है यंग प्रोफेशनल स्कीम। इंडिया ने यूके के साथ साइन की है यंग प्रोफेशनल स्कीम। यूरोप की एक कंट्री है जिसका नाम है लिथुएनिया। लिथुएनिया के साथ इंडिया ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है एंड अंडर दैट अग्रीमेंट दीज 2 कंट्रीज विल वर्क टुगेदर ऑन डीप टेक स्टार्टअप्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर चिप्स। इन 2 एरियाज में ये दोनों कंट्रीज साथ में काम करेंगी। ठीक है। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया। एस्टोनिया, लैटविया, लिथुएनिया ये तीनों यूरोपियन कंट्रीज हैं एंड इनको कहा जाता है बाल्टिक कंट्रीज। हाल ही में 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग was organized in न्यू दिल्ली। 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग इसको ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। जिस मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया था दैट वाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी थी जिसका नाम है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने मिलकर ऑर्गेनाइज किया था 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। ठीक है। चीफ गेस्ट ऑन दिस ओकेजन वाज जॉर्जिया मेलोनी एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इस इवेंट का थीम क्या था? थीम वाज प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। इट वाज द थीम ऑफ 8th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग। हाल ही में जापान ने यह कहा है कि वो इंडिया को इंक्लूड करेगा इन एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव। हाल ही में जापान ने यह कहा है कि वो इंडिया को इंक्लूड करेगा इन एशिया एनर्जी ट्रांजिशन इनिशिएटिव।
ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Recently, India's National Center for Biological Sciences, Bengaluru, has developed India's first and only DNA vaccine candidate for which of the following diseases? हाल ही में इंडिया का जो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज है बेंगलुरु, इसने डेवलप किया है इंडिया का पहला एंड ओनली डीएनए वैक्सीन किस डिजीज के लिए? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेंगू। डेंगू के लिए इंडिया का पहला एंड ओनली डीएनए वैक्सीन हाल ही में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु ने डेवलप किया। डेंगू, चिकनगुनिया, एंड येलो फीवर, ये तीनों वायरल डिजीजेज हैं एंड जो वेक्टर इनके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। एडीज एजिप्टी मॉस्किटो इज द वेक्टर ऑफ डेंगू, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर। ये तीनों वायरल डिजीजेस हैं। ठीक है। जो काला अजर है इसके लिए इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि बाय द एंड ऑफ ईयर 2023 इंडिया एलिमिनेट करेगा काला अजर को। ये जो काला अजर है इट इज अ प्रोटोजोअन डिजीज, इट इज अ प्रोटोजोअन डिजीज एंड जो वेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जिस पैरासाइट को कैरी करती है उसका नाम है लीशमैनिया डोनोवेनी। ठीक है। जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इंडिया का टारगेट है बाय द एंड ऑफ ईयर 2025 इंडिया टीबी को एलिमिनेट करेगा। ठीक है। और जो बैक्टीरिया इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक डिजीज है जिसका नाम है लिम्फेटिक फिलेरियोसिस या इसका एक और नाम है एल्फेंटाइसिस। इंडिया का टारगेट है बाय द एंड ऑफ ईयर 2027 इस डिजीज को एलिमिनेट करना। लिम्फेटिक फिलेरियोसिस या एल्फेंटाइसिस, जो वेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम है कूलेक्स मॉस्किटो। एक और डिजीज जो आपको याद रखनी है उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। इंडिया का टारगेट है बाय द एंड ऑफ ईयर 2047 इस सिकल सेल एनीमिया को एलिमिनेट करना। एंड ये जो सिकल सेल एनीमिया है इट इज रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है गाइस। जो ये काला अजर है इसके लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है K39। जो यूएसए है रिसेंटली इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव वैक्सीन फॉर हनी बीज। जो हनी बीज हैं इनके लिए यूएसए ने हाल ही में एक वैक्सीन अप्रूव की एंड ऐसा करने वाली यूएसए पहली कंट्री है। असल में ये जो हनी बीज हैं इनमें एक बैक्टीरियल डिजीज लगती है जिसका नाम है अमेरिकन फाउल ब्रूड। इसी बैक्टीरियल डिजीज को फाइट करने के लिए हनी बीज को अब वैक्सीन दिया जाएगा। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट कंट्री जिसने अप्रूव की वैक्सीन फॉर मलेरिया, फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव वैक्सीन फॉर मलेरिया, वो कंट्री हाल ही में बनी घाना। ये एक अफ्रीकन कंट्री है घाना। इसने हाल ही में अप्रूव की मलेरिया वैक्सीन एंड ऐसा करने वाली ये पहली कंट्री बनी। एंड जिस वैक्सीन को इसने अप्रूव किया उसका नाम क्या है? उसका नाम है R21 मैट्रिक्स एम। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन मलेरिया के लिए। एंड इसको बनाया है रिसर्चर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। रिसर्चर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है मैट्रिक्स एम या R21। ये एक मलेरिया वैक्सीन है। ये जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है एंड जो वेक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये जिस पैरासाइट को कैरी करता है वो है प्लाज्मोडियम। वो है प्लाज्मोडियम। एक और चीज यहां पे याद रखिए, ये जो टीबी है इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक ड्रग का यूज किया जाता है जिसका नाम है बेडाक्यूलिन। जिसका नाम है बेडाक्यूलिन एंड दिस वाज रिसेंटली इन न्यूज। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बेडाक्यूलिन ड्रग किस डिजीज को ट्रीट करने में लगता है तो वो है ट्यूबरकुलोसिस। एक और ड्रग दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज उसका नाम है ओजेम्पिक। हाल ही में दिस ओजेम्पिक ड्रग वाज फेसिंग ग्लोबल शॉर्टेजेस, इसीलिए ये न्यूज में आया था। अगर एग्जाम में पूछा जाए ये किस डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए लगता है
तो याद रखिएगा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज की ट्रीटमेंट के लिए लगता है ओजेम्पिक ड्रग, एंड ये जो बेडाक्विलिन ड्रग है इट इज यूज्ड टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस। Recently, which of the following teams has won the 76th National Football Championship और संतोष ट्रॉफी 2022-2023? हाल ही में इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किस टीम ने जीता 76th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, या जिसका एक और नाम है संतोष ट्रॉफी 2022-2023। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका ने जीता संतोष ट्रॉफी 2022-2023। जो फाइनल है ऑफ संतोष ट्रॉफी फॉर द सेशन 2022-2023 इट वाज प्लेड इन रियाद, सऊदी अरेबिया। रियाद, सऊदी अरेबिया में खेला गया इस संतोष ट्रॉफी का फाइनल, एंड फाइनल वाज प्लेड बिटवीन कर्नाटका एंड मेघालय, एंड फाइनल जीता किसने? कर्नाटका ने। हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 कंक्लूड हुई, एंड इस टूर्नामेंट को जीता इंडिया ने। फाइनल वाज प्लेड बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, एंड इंडिया ने फाइनल को जीता। दैट मींस इंडिया वन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023। इसको होस्ट किया था बेंगलुरु ने। एंड जिस स्टेडियम में मैचेस खेले गए उसका नाम है श्री कांति रेवा स्टेडियम। एंड इस टूर्नामेंट में टॉप गोल स्कोरर कौन रहे थे? सुनील छेत्री। टॉप गोल स्कोरर इन साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 वाज सुनील छेत्री। यहां पे आपको याद रखने हैं फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022। फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2022। यहां पे जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 जिनको अवार्ड दिया गया वो थे लियोनल मेसी को अवार्ड दिया गया मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022। विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 ये अवार्ड दिया गया एलेक्सिया पुटलस को, एंड शी इज फ्रॉम स्पेन। लियोनल मेसी इज फ्रॉम अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना के हेड कोच हैं जिनका नाम है लियोनेल स्कैलोनी, SCALONI, लियोनेल स्कैलोनी, इनको दिया गया बेस्ट मेंस कोच अवार्ड। लियोनेल स्कैलोनी को दिया गया बेस्ट मेंस कोच अवार्ड। एंड जो सरीना विगमैन है इनको दिया गया बेस्ट विमेन्स कोच का अवार्ड। ये जो सरीना विगमैन है शी इज द कोच ऑफ इंग्लैंड विमेन्स नेशनल टीम। इंग्लैंड विमेन्स की जो नेशनल फुटबॉल टीम है, सरीना विगमैन इज कोच ऑफ दैट फुटबॉल टीम, एंड इनको मिला बेस्ट विमेन्स कोच का अवार्ड। यह भी याद रखिएगा जो फीफा है इसके हेडक्वार्टर कहां पे हैं? इसके हेडक्वार्टर हैं ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, एंड प्रेसिडेंट का नाम है गियानी इन्फेंटिनो। प्रेसिडेंट ऑफ फीफा इज गियानी इन्फेंटिनो, एंड हेडक्वार्टर्स ऑफ फीफा कहां पे हैं? ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। Recently, the oldest known flint tools were discovered in Tunelvelki cave. It is in which of the following countries? हाल ही में oldest known flint tools को डिस्कवर किया गया फ्रॉम Tunelvelki cave। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से ये किस कंट्री में लोकेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पोलैंड। Tunelvelki cave is located in Poland and capital of Poland is Warsaw। यहां पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, वो भी आपको याद रखनी है। जो ईरान है, हाल ही में ईरान ने यह अनाउंस किया कि ईरान ने डिस्कवर किया है लार्ज डिपॉजिट ऑफ लिथियम। 8.5 मिलियन टन ऑफ लिथियम ईरान ने डिस्कवर किया। एंड ये जो ईरान है इसने हाल ही में रिस्टोर की अपनी डिप्लोमेटिक टाइज विद किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ईरान ने एक तो डिस्कवर किए 8.5 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व्स, एंड ईरान ने किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ रिस्टोर की अपनी डिप्लोमेटिक टाइज। एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसका नाम है कोलंबिया, एंड कैपिटल ऑफ कोलंबिया इज बोगोटा। कोलंबिया ने हाल ही में क्या किया? इसने मिलिट्री सर्विस टू विमेन ओपन की फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स।
25 सालों में पहली बार कोलंबिया ने मिलिट्री सर्विस खोल दी फॉर विमेन, यानी कि अब विमेन भी रिक्रूट हो सकती है इन मिलिट्री। एक नेशनल पार्क जिसका नाम है येलोस्टोन नेशनल पार्क, इट वॉज रिसेंटली सीन इन न्यूज, एंड ये जिस कंट्री में लोकेटेड है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस येलोस्टोन नेशनल पार्क ने अपनी 151st एनिवर्सरी हाल ही में सेलिब्रेट की। जो यूनाइटेड किंगडम है इसने हाल ही में अनाउंस किया है कि यह अपनी एक मिलिट्री बेस ओपन करेगा। कहां पे? नॉर्वे में। एंड उस मिलिट्री बेस का नाम होगा कैंप वाइकिंग। यह याद रखिएगा, यह भी याद रखिएगा। एक और नेशनल पार्क वॉज इन न्यूज, एंड उस नेशनल पार्क का नाम है चितवन नेशनल पार्क, एंड यह जिस कंट्री में लोकेटेड है वो कंट्री है नेपाल। जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया ने हाल ही में अपनी नई कैपिटल सिटी अनवील की है, एंड उसका नाम है नुसंतारा। असल में जो जकार्ता है, जो इंडोनेशिया की पहले कैपिटल थी, कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया इज सिंकिंग बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सी लेवल जकार्ता इज सिंकिंग। इसीलिए इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल शिफ्ट की है टू अ न्यू कैपिटल सिटी जिसका नाम है नुसंतारा। हाल ही में एक साइक्लोन आया जिस साइक्लोन का नाम था बिपारजोय। साइक्लोन का नाम था बिपारजोय, एंड ये जो बिपारजोय नाम है ये दिया था किसने? ये दिया था बांग्लादेश ने। इस साइक्लोन ने हिट किया था इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात एंड राजस्थान, यानी कि ये बना था कहां पे? अरेबियन सी पे। एक और साइक्लोन जिसने अफेक्ट किया एक अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है मोजाम्बिक, उस साइक्लोन का नाम था साइक्लोन फ्रेडी। साइक्लोन फ्रेडी ने अफेक्ट किया मोजाम्बिक को, एंड साइक्लोन फ्रेडी के बारे में कहा जाता है इट इज द लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड। लॉन्गेस्ट लिव्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड, उसका नाम है साइक्लोन फ्रेडी, एंड इसने अफेक्ट किया, हिट किया किसको हाल ही में? मोजाम्बिक को। एक और चीज जो आपको याद रखनी है, एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जिसका नाम है ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, इन 3 कंट्रीज का है ये ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, एंड अंडर दिस ऑकस ये 3 कंट्रीज क्या करेंगी? दे विल क्रिएट न्यू फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, इससे पहले मैंने ये कवर किया है बट इट वाज अगेन इन न्यूज, इसीलिए मैंने इसको यहां पे रिपीट किया है। Recently, which of the following airports in India has been ranked among the cleanest airports in Asia Pacific by the Airports Council International? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से कौन सा एयरपोर्ट है क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक, एंड ये रैंकिंग किसने दी है? एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली, यानी कि आईजीआई एयरपोर्ट। ठीक है, असल में ओवरऑल एशिया पैसिफिक में जो क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है वो है बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाइना। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया पैसिफिक में क्लीनेस्ट एयरपोर्ट है, लेकिन इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली इज द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट एज पर एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल। ठीक है, हाल ही में स्काईट्रैक्स ने जारी किए वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023, एंड एज पर स्काईट्रैक्स जो चांगी एयरपोर्ट है सिंगापुर का, इट इज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पे है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड ये कहां पे है? दोहा, कतर। थर्ड नंबर पे है हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहां पे है? ये है टोक्यो, जापान। इसमें इंडिया के 4 एयरपोर्ट्स थे। एक है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है, इसकी रैंक है इन स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में 36। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है हैदराबाद, तेलंगाना, इसकी रैंक है 65। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, कर्नाटका, इसकी है 69th रैंक, एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसकी रैंक है 84th। ये आपको याद रखना है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, ये
एक दो दिन पहले की न्यूज है। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है 2023 ये जारी हुआ एंड इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को इस साल टॉप किया है किसने? सिंगापुर ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 को टॉप किया है सिंगापुर ने। सेकंड नंबर पे है जर्मनी, इटली एंड स्पेन। सेकंड नंबर पे है जर्मनी, इटली एंड स्पेन। एंड जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 है इसमें जो इंडिया है इसकी रैंक है 80th। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में इंडिया की रैंक थी 85th, लेकिन इस साल इंडिया ने अपनी रैंक को इंप्रूव किया है एंड इंडिया की रैंक इस साल है 80th इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। यहां पे हैं कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये भी आपको पता होनी चाहिए। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, इस बुक को लिखा है सज्जन सिंह यादव। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, इस बुक को लिखा है रचना बिश्त रावत। ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट, इस बुक को लिखा है आशीष कुंद्रा। ए मैटर ऑफ द हार्ट, इस बुक को लिखा है अनुराग बहर। पायर, इस बुक को लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। द लास्ट हीरोज, इस बुक को लिखा है पी साईनाथ ने। पी साईनाथ की एक और बुक याद रखिएगा, ये 1-1.5 साल पहले न्यूज में रही थी, काफी फेमस बुक है। इस बुक का नाम है एवरीबडी लव्स अ गुड ड्रॉट, ये भी याद रखिएगा। यहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। जो सरस्वती सम्मान है फॉर द ईयर 2022, ये जिनको मिला उनका नाम है शिव शंकरी, ये एक फीमेल हैं। एंड जिस बुक के लिए इनको ये सरस्वती सम्मान मिला उस बुक का नाम है सूर्यवंशम। जो व्यास सम्मान है फॉर द ईयर 2022, ये जिनको मिला उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी, उनका नाम है ज्ञान चतुर्वेदी। एंड जिस बुक के लिए इनको मिला व्यास सम्मान 2022, उस बुक का नाम है पागल खाना। अगर आपसे पूछा जाए ज्ञानपीठ अवार्ड 2022 किनको मिला, यह मिला दामोदर मौजो। दामोदर मौजो ये एक कोंकणी राइटर हैं, दामोदर मौजो, इनको मिला ज्ञानपीठ अवार्ड 2022। ज्ञानपीठ अवार्ड इज इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर, यह भी याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मे बी किसी को पता ना हो, मैं यहां पे बता देता हूं, जस्ट ए सेकेंड। एक फाउंडेशन है जिसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन, यह फाउंडेशन बनी थी इन द ईयर 1991। यह 3 अवार्ड्स देती है, एक है व्यास सम्मान, एक है सरस्वती सम्मान, एक है बिहारी पुरस्कार। व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान एंड बिहारी पुरस्कार एक ही ऑर्गेनाइजेशन देती है एंड उसका नाम है के बिरला फाउंडेशन। यह बनी थी इन द ईयर 1991। व्यास सम्मान मिलता है हिंदी में। जो सरस्वती सम्मान है यह मिलता है 22 लैंग्वेजेस, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 22, उनमें से किसी भी लैंग्वेज में यह सरस्वती सम्मान मिल सकता है। और जो बिहारी पुरस्कार है यह सिर्फ राजस्थानी राइटर को मिल सकता है, लेकिन उसने जो बुक है वो या तो हिंदी में लिखी हो या तो राजस्थानी में लिखी हो, यह भी याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यह जो बुक है पायर, असल में इट इज अ तमिल नॉवल एंड इसका तमिल नेम है पुकुल्ली, ठीक है। इसको लिखा है पेरुमल मुरुगन ने। यह न्यूज में किस लिए आई? यह न्यूज में इसलिए आई बिकॉज इट वॉज सेलेक्टेड फॉर द इंटरनेशनल बुकर प्राइज लॉन्ग लिस्ट फॉर 2023। इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो लॉन्ग लिस्ट बनता है फॉर द ईयर 2023, उसमें यह सेलेक्ट हुई थी, लेकिन बाद में इट वॉज नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 यह किनको मिला? यह मिला जॉर्जी गॉस्पोडिनो। ये बल्गेरिया के राइटर हैं एंड इनकी जो बुक है उसका नाम है टाइम शेल्टर। इस बुक के ट्रांसलेटर का नाम क्या है? एंजेला रोडेल। यह जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है यह ऐसी बुक को दिया जाता है जिसको पहले इंग्लिश में ना लिखा गया हो, बाद में किसी ने उसको ट्रांसलेट किया हो इंग्लिश में। जॉर्जी गॉस्पोडिनो ने इस बुक को लिखा है किसी और लैंग्वेज में, लेकिन एंजेला रोडेल ने इसको ट्रांसलेट किया है इन इंग्लिश
बुक का नाम है टाइम शेल्टर, इसको मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसमें जो अवार्ड मनी है वो कितना होता है 50,000 यूरोज। एंड ये जो 50,000 यूरोज हैं ये ऑथर एंड ट्रांसलेटर दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, ये है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अभी बुकर प्राइज 2023 देना बाकी है। ये ऐसी बुक को दिया जाता है जो इंग्लिश में छपी हो, कहां पे, यूनाइटेड किंगडम में। लेकिन जो बुकर प्राइज 2022 है ये किनको मिला था, शिहान करुणातिलका। किस बुक के लिए, द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इस बुक के लिए। जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज है 2022 ये किनको मिला था, ये एक इंडियन को मिला था जिनका नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की बुक थी रेत की समाधि, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था एंड उसका नाम रखा गया टूम्ब ऑफ सैंड। इसको जिसने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में उनका नाम था डेजी रॉकवेल, उनका नाम था डेजी रॉकवेल। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहां पे याद रखिए, एक अवार्ड है जिसका नाम है नाबोको अमेरिका अवार्ड। हाल ही में ये जिनको दिया गया उनका नाम है विनोद कुमार शुक्ला। विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया नाबोको अमेरिका अवार्ड, या जिसका नाम है पेन अवार्ड। ठीक है, एंड इनको दिया गया ये अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। इनको ये अवार्ड दिया गया फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। एक बार फिर से मैं ये बुक्स आपके लिए रिपीट कर रहा हूं। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, सज्जन सिंह यादव। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, रचना बिश्त रावत। ए रिसर्जन नॉर्थ ईस्ट, आशीष कुंद्रा। ए मैटर ऑफ द हार्ट, अनुराग बहर। पायर, पेरुमल मुरुगन। द लास्ट हीरोज, पी साईनाथ। Recently, Sir David Allen Chipperfield has been awarded the Pritzker Prize 2023. Pritzker Prize is related to which of the following? हाल ही में डेविड चिपरफील्ड को दिया गया प्रिज्कर प्राइज 2023। आपको बताना है इन चारों फील्ड्स में से ये जो प्रिज्कर प्राइज है किस फील्ड में दिया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्किटेक्चर। यानी कि प्रिज्कर प्राइज इज रिलेटेड टू आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के फील्ड में यह प्राइज दिया जाता है। इन फैक्ट इट इज कॉल्ड नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। ये जो डेविड चिपरफील्ड हैं ये जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं वो कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। इंडिया के एक ही पर्सन हैं जिनको आज तक ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है एंड उनका नाम है बालकृष्ण दोषी। उनका नाम है बालकृष्ण दोषी एंड इनको ये अवार्ड मिला था इन द ईयर 2018। ये तो हो गया प्रिज्कर प्राइज इन आर्किटेक्चर जिसको कहा जाता है नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर। जो असली वाला नोबेल प्राइज है ये किन किन फील्ड्स में दिया जाता है, याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी और मेडिसिन। ये इन 6 फील्ड्स में दिया जाता है। यानी कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज नहीं मिलता है। मैथमेटिक्स में फिर क्या मिलता है, मैथमेटिक्स में मिलता है एबल प्राइज। मैथमेटिक्स में मिलता है एबल प्राइज। और जो ये एबल प्राइज है फॉर द ईयर 2023 ये जिनको मिला उनका नाम है लुइस कैफरेली। लुइस कैफरेली। जो नोबेल पीस प्राइज है फॉर द ईयर 2022 ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक पर्सन को मिला था। एक है उसमें एलएस बियालियात्स्की, ये पर्सन है फ्रॉम बेलारस। एक ऑर्गेनाइजेशन थी मेमोरियल, ये रशिया की एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। एक थी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन की एक ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। इन तीनों को मिला था नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022। ये जो एलएस बियालियात्स्की है हाल ही में इनको 10 साल की सजा सुनाई गई। जिस कंट्री से ये बिलोंग करते हैं वो है बेलारस एंड कैपिटल ऑफ बेलारस इज मिन्स्क। एक जापान के नोबेल लॉरिएट हैं, उनका नाम है केंजाबुरो। उनका नाम है केंजाबुरो। ये एक ऑथर थे, इनको 1994 में नोबेल प्राइज मिला था। हाल ही में इनकी डेथ हो गई। इंडिया की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अभी के टाइम पे जिसके मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया। इस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को हाल ही में दिया गया पोर्टर प्राइज
2023। किसके लिए? फॉर सक्सेसफुली कंबैटिंग दी कोविड-19 क्राइसिस। कोविड-19 क्राइसिस को सक्सेसफुली कंबैट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को दिया गया पोर्टर प्राइज 2023। यह भी याद रखना जरूरी है। Recently, member states of which of the following organizations have agreed on the first legally binding international treaty to protect the high seas? हाल ही में इन चारों ऑप्शंस में से किस ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर स्टेट्स ने अग्री किया है कि वो एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी लाएंगे टू प्रोटेक्ट द हाई सीज? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशंस। यानी कि मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस हैव अग्रीड on the first legally binding treaty to protect the high seas। यहां पे हम थोड़ा सा इन डेप्थ जाने की कोशिश करेंगे सो दैट हमें यह पूरा समझ आए कि ये हाई सीज क्या है और ये लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है क्या। पहले आप याद रखेंगे UNCLOS। ये क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी 1982 में इसको लाया गया था। यह क्या है? यह एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है दैट एस्टैब्लिशेस द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। यानी कि अगर इंटरनेशनल वाटर्स में डिस्प्यूट होंगे उनको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाएगा, उसके लिए है ये UNCLOS, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसका एक और शॉर्ट में नाम है लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी। ठीक है गाइज, ये जो UNCLOS है ये जो मरीन एरिया है उसको 5 मरीन जोन्स में डिवाइड करता है। एक है इंटरनल वाटर्स, दूसरा है टेरिटोरियल सी, टेरिटोरियल सी, तीसरा है कॉन्टिजस जोन, फोर्थ है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड फिफ्थ है हाई सीज। इसी के बारे में बात हो रही है। यहां पे देखिए ये है बेस लाइन, यानी कि सारी डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस बेस लाइन। ये जो यहां पे है, अभी यहां पे दिखाया नहीं है, यहां पे है इंटरनल वाटर्स। ठीक है, इसके बाद बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक आता है टेरिटोरियल सी, बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल्स तक आता है कंटिजियस जोन एंड बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक यह आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड उसके बाद है हाई सीज। ये जो हाई सीज है यहां पे किसी का भी कंट्रोल नहीं होता है, किसी भी कंट्री का कंट्रोल नहीं होता है। इफ यू आर एनी कंट्री, आप इस हाई सी को यूज कर सकते हो फॉर पीसफुल एक्टिविटीज। यहां पे आप जो अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन है आप उसको भी कैरी आउट कर सकते हो। यहां पे अगर आपको कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करनी है आप कर सकते हो, यानी कि हाई सीज आर ओपन टू एवरी कंट्री। ठीक है, इसी हाई सीज के लिए यहां पे एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी लाई जा रही है सो दैट इनको प्रोटेक्ट किया जाए एंड ये मेंबर स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ये ट्रीटी ला रही हैं। ठीक है गाइज, ये याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के हिसाब से जो मरीन एरिया है उसको 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिजियस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। यहां पे देखिए फिर से 0 टू बेसलाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी, उसके बाद 0 से 24 नॉटिकल माइल्स तक कंटिजियस जोन, उसके बाद 0 से 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद हाई सीज। यहां पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी याद रखनी है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यह बनी थी इन द ईयर 2001। इसका हेडक्वार्टर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में। ऑल्दो इसका नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में। जो मेंबर्स हैं ऑफ एससीओ वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ईरान। These 9 countries are members of शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडिया है एंड पाकिस्तान है इन्होंने ज्वाइन किया एससीओ को इन द ईयर 2017।
इन्होंने एससीओ को ज्वाइन किया इन द ईयर 2017। जो एससीओ है इसका एक ऑर्गन है जिसका नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। एंड ये कहां पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है उज्बेकिस्तान में। ये भी याद रखिएगा। ये जो एससीओ है हाल ही में इसकी हुई 18th मीटिंग ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज है ऑफ एससीओ, इन सारी कंट्रीज के जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिसेस की 18th मीटिंग हुई कहां पे? न्यू दिल्ली में। ये याद रखिएगा। एससीओ की फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट कल्चर, यह भी कहां पे ऑर्गेनाइज की गई? यह भी न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, ये गोवा आए हुए थे एंड इन्होंने एससीओ की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी ये आए थे इंडिया, कहां पे? गोवा में, बिकॉज यहां पे हो रही थी एससीओ की मीटिंग। उसी को अटेंड करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी इंडिया आए थे। यह भी मैंने आपको पढ़ाया है। फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ एससीओ कौन सी सिटी है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। इट इज द फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। जो ये एससीओ है हाल ही में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने एससीओ को ज्वाइन किया है एज अ डायलॉग पार्टनर। हाल ही में एससीओ को ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया ने एज अ डायलॉग पार्टनर। और ये जो ईरान है इट इज द लेटेस्ट मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहां पे आप ये चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो 18th मीटिंग है ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स, ये भी हुई न्यू दिल्ली में। फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट कल्चर, ये भी हुई न्यू दिल्ली में। और यहां पे एससीओ की एक मीटिंग हुई गोवा में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट समिट है 2023, इसका जो होस्ट है वो है इंडिया। यानी कि एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट्स की चेयरमैनशिप किसके पास है? इंडिया के पास। इंडिया ने चेयरमैनशिप ली थी ऑफ एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट्स की इन सितंबर 2022। एंड इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है सिक्योर, SECURE, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट एंड एनवायरमेंट। सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट एंड एनवायरमेंट। इट इज द थीम ऑफ एससीओ हेड्स ऑफ स्टेट्स 2023, जिसको होस्ट कर रहा है इंडिया। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी है, जस्ट अ मिनट। हाल ही में जो इजिप्ट है यह बना न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का न्यू मेंबर बना इजिप्ट। यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इट इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स। इट इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स। पहले इसका नाम हुआ करता था ब्रिक्स बैंक, लेकिन अब इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसके तो ऑलरेडी ये तो मेंबर्स हैं ही, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। बाद में बने थे मेंबर्स उरुग्वे, बांग्लादेश एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। लेकिन जो लेटेस्ट मेंबर है वो है इजिप्ट। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई, चाइना। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में 146th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कहां पे? इसको ऑर्गेनाइज किया गया बहरीन में। एंड जो इंडिया की एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है उसने भी इस इवेंट को अटेंड किया था। 146th असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वाज हेल्ड इन बहरीन एंड इंडिया की एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन है वो भी यहां पे गई हुई थी। ठीक है। जो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है हाल ही में इसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए, उनका नाम है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मांडोस। डॉक्टर अब्दुल्ला अल मांडोस, ही इज फ्रॉम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड ही इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। जिसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यह जो वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है
इसने हाल ही में इंट्रोड्यूस किया ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस मॉनिटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। हाल ही में 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023 ऑर्गेनाइज किया गया एंड इसको होस्ट किया किसने? द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इसको शॉर्ट में बोलते हैं टेरी। द एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली एंड इसने होस्ट किया 22nd एडिशन ऑफ वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। ये जो इवेंट है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम थोड़ी लंबी है लेकिन आपको याद रखनी है। मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस फॉर कलेक्टिव एक्शन। दिस वॉज द थीम ऑफ 22nd एडिशन ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2023। जस्ट ए सेकेंड, आई नीड टू इरेज दिस। यहां पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी। दिस वॉज रिसेंटली इन न्यूज। अगर आपसे पूछा जाए ये किस ऑर्गेनाइजेशन की एक आर्म है, आपको लिखना है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ फैसिलिटी, इट इज एन आर्म ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड ये क्या करती है? ये लेंड करती है, ये लोन देती है, शॉर्ट टर्म लोन टू पुअर कंट्रीज। इट गिव शॉर्ट टर्म लोन टू पुअर कंट्रीज। जो अर्थ आवर है इसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 8:30 PM से लेकर 9:30 PM तक हर साल लाइट्स को ऑफ किया जाता है एंड ये होता है ऑन लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। एंड इस साल ये हुआ ऑन 25 मार्च 2023 बिकॉज इसी डेट को थी लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। एंड ये जो अर्थ आवर है इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। थीम क्या थी इस साल? थीम थी इस साल इसकी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। एक रिपोर्ट आई थी रिसेंटली जिसका नाम है द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022। इस रिपोर्ट को जिस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर है इटली की कैपिटल रोम में। यानी कि रोम इटली में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स हैं। एंड ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिस रिपोर्ट का नाम था द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड 2022। आई नीड सम मोर स्पेस। जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी थी जिस रिपोर्ट का नाम था विमेन बिजनेस एंड द लॉ। एंड इस रिपोर्ट में जो इंडिया है इसका स्कोर कितना था? इसका स्कोर था 74.4। इसका स्कोर था 74.4 एंड जो साउथ एशिया है उसका एवरेज कितना था? उसका एवरेज था 63.7। साउथ एशिया में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सारी कंट्रीज आती हैं। साउथ एशिया का स्कोर था एवरेज 63.7 लेकिन इंडिया का था अबव एवरेज 74.4 स्कोर। किस रिपोर्ट में? विमेन बिजनेस एंड द लॉ 2023 रिपोर्ट। एंड इस रिपोर्ट को जारी किया था किसने? वर्ल्ड बैंक ने। जो वर्ल्ड बैंक है इसके 5 ऑर्गन्स हैं, यह मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। एंड हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बनाए गए, उनका नाम है
अजय बांगा। एंड हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी, ये भी याद रखिएगा। जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हाल ही में एक वर्चुअल हैकेथॉन लॉन्च किया था, उसका नाम था लाइफेथॉन। यह जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो जारी करती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट है वो जारी करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये दिया था पाकिस्तान के एक इकोनॉमिस्ट ने, उनका नाम था महबूबुल हक। उनका नाम था महबूबुल हक, ये भी आपको याद रखना है। Recently, which of the following countries has proposed to launch International Big Cat Alliance with guaranteed funding of $100 million over 5 years? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है किस कंट्री ने स्टार्ट किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। यह जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसको कहां पे स्टार्ट किया गया? इसको स्टार्ट किया गया मैसूरू, कर्नाटका। मैसूरू कर्नाटका से इसको स्टार्ट किया गया। ठीक है, असल में यहां पे जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 इयर्स कंप्लीट हुए, उसकी सेलिब्रेशन चल रही थी मैसूरू कर्नाटका में। एंड यहां पे पीएम मोदी ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें जो 7 बिग कैट्स हैं उनको कंजर्व करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें आता है टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगवार एंड पूमा। 1 2 3 4 5 6 7। टाइगर, लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जगवार एंड पूमा, इन 7 बिग कैट्स को बचाने की कोशिश की जाएगी विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंडिया कोशिश करेगा उन रेंज कंट्रीज के साथ कॉन्टैक्ट बनाना जहां पे इन 7 बिग कैट्स को पाया जाता है, उसके बाद ये ज्वाइंटली कंजर्वेशन एफर्ट्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो प्रोजेक्ट टाइगर है इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1973। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट, इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1992। अगर पूछा जाए प्रोजेक्ट सी टर्टल, ये मुझे ठीक से याद नहीं है लेकिन मुझे लगता है 1999। एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। लेकिन जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन है इट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2021, ये भी याद रखिएगा। बस इस वाले पे डाउट है, बाकी सब सही है। यहां पे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में आपको एक और न्यूज याद रखनी है, वो ये है कि जो नेपाल है इसने हाल ही में ज्वाइन किया है इंडिया को एज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ठीक है, रिसेंटली द एलिफेंट विस्परर्स हैज वन द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एट द 95th एकेडमी अवार्ड्स 2023। इट वाज शॉट इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स? हाल ही में द एलिफेंट विस्परर्स को मिला बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड ऑस्कर्स में 2023 में। आपको बताना है ये जो द एलिफेंट विस्परर्स है इसको इन चारों ऑप्शंस में से किस नेशनल पार्क में शूट किया गया था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क में द एलिफेंट विस्परर शॉर्ट फिल्म को शूट किया गया था। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। गुंडी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बंदीपुर नेशनल पार्क is located in the state of Karnataka. And Mukurthi National Park is located in the state of Kerala. Mukurthi National Park is located in the state of Kerala. जो बेस्ट एक्टर है ये अवार्ड मिला ब्रेंडन फ्रेजर को फॉर द मूवी द वेल। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला मिशेल यो को फॉर द मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला डैनियल कॉन एंड डैनियल स्कीनर्ट को फॉर द मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला नाटू नाटू को। नाटू नाटू किस मूवी का सॉन्ग है? RRR या RRR? इसके डायरेक्टर हैं SS राजामौली। इन्होंने बाहुबली भी डायरेक्ट की है एंड RRR भी डायरेक्ट की है। ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसके सिंगर कौन है? एक है राहुल सिप्लीगंज
एंड काल भैरवा, राहुल सिप्लीगंज एंड काल भैरवा। लिरिसिस्ट कौन है? लिरिसिस्ट हैं चंद्र बोस। एंड म्यूजिक कंपोजर कौन है? एम कीरावनी। कंपोजर हैं एम कीरावनी। यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट साउंड का अवार्ड मिला टॉप गन मैवरिक को। यह मूवी है स्टारिंग टॉम क्रूज। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड मिला पिनोकियो को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला नावालिनी को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है द एलिफेंट विस्परर्स को। अभी मैंने आपको यह भी बताया कि इट वॉज शॉट इन साइड मुद्दुमलाई नेशनल पार्क दैट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये जो एलिफेंट विस्परर्स है शॉर्ट फिल्म, इट इज डायरेक्टेड बाय, याद रखिएगा, कार्तिकी गोंसाल्विस। इट इज डायरेक्टेड बाय कार्तिकी गोंसाल्विस। Recently, which of the USA-based bank has collapsed, making it the largest bank to fail since the 2008 financial crisis? हाल ही में यूएस का एक बैंक कोलैप्स हो गया, इट वेंट बैंकरप्ट। आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से उस बैंक का नाम क्या है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक रिसेंटली कोलैप्स्ड एंड इट was a leading bank of United States of America। यहां पे आपको कुछ और चीजें याद रखनी है। यूएसए की एक और कंपनी है जिसका नाम है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड मोटर्स ने 1-2 साल पहले इंडिया छोड़ दिया, यानी कि अपना बिजनेस यहां से वाइंड अप करके इट वेंट बैक टू यूएस। ठीक है, इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था, कहां पे? सानंद गुजरात में। सानंद गुजरात में इसका एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था। उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को एक्वायर किया किसने? टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड ने सानंद में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट था फोर्ड मोटर्स का, उसको एक्वायर किया फॉर 725 करोड़। फॉर 725 करोड़। यह क्वेश्चन जेकेपीएसआई में जेकेएसएसबी ने पूछा था। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बैंक जिसका नाम है सिटी बैंक, यह भी यूएसए का बैंक है। इसने भी इंडिया में अपनी ऑपरेशंस को बंद किया है, यानी कि कंज्यूमर बिजनेस इसका था उसको बंद कर दिया है एंड यूएस निकल लिया। यह जो सिटी बैंक है, इसका जो कंज्यूमर बिजनेस था इंडिया में, वो उसने किसको बेचा? एक्सिस बैंक को। ठीक है, सिटी बैंक सोल्ड इट्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस टू एक्सिस बैंक। ये जो एक्सिस बैंक है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र। अगर एग्जाम में कभी आपसे पूछा जाए विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि लार्जेस्ट सबसे बड़ा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना था 1 जुलाई 1955 को। पहले इसका नाम हुआ करता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, बट इट वाज नेशनलाइज्ड इन द ईयर 1955 एंड बाद में इसका नाम बदल के रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक और बैंक है जिसका नाम है फर्स्ट रैंड बैंक। बैंक का नाम है फर्स्ट रैंड बैंक। यह है साउथ अफ्रीका का बैंक एंड 1-1.5 साल पहले इसने भी कहा था कि मैं इंडिया एग्जिट करूंगा, यानी कि मैं अपना बिजनेस यहां पे बंद करके वापस साउथ अफ्रीका चला जाऊंगा। ठीक है, यह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। यहां पे आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। जो ये यूएसए है, यूएसए, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया, इन 4 कंट्रीज का एक सेमीकंडक्टर अलायंस है। एंड उसका नाम है फैब 4। उसका नाम है फैब 4 एंड ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में इसकी पहली वीडियो मीटिंग हुई। फैब 4 हाल ही में इसकी पहली वीडियो मीटिंग हुई। यह है सेमीकंडक्टर अलायंस ऑफ 4 कंट्रीज, यूएसए, ताइवान, जापान एंड साउथ कोरिया।
जो यूएसए है इसने हाल ही में अपनी नई कैट पॉलिसी जारी की। जो यूएसए है इट रिसेंटली रिलीज्ड इट्स न्यू कैट पॉलिसी। कैट मतलब कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी। कमर्शियल आर्म्स ट्रांसफर पॉलिसी। यह भी मैंने आज की क्लास में ही आपको पढ़ाया कि जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है इसने हाल ही में अपनी 151st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। यह भी लोकेटेड है इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो यूएसए है इसने हाल ही में साउथ कोरिया के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की, उसका नाम है फ्रीडम शील्ड। जो यूएसए है इसने एक और मिलिट्री एक्सरसाइज होस्ट की, उसका नाम है सी ड्रैगन 23। सी ड्रैगन 23 एक्सरसाइज इसको होस्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, एंड इंडिया की जो नेवी है उसने भी इस सी ड्रैगन एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। Recently, who among the following has become the first female वंदे भारत एक्सप्रेस लोको पायलट? इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है इंडिया की पहली फीमेल वंदे भारत एक्सप्रेस लोको पायलट कौन है। लोको पायलट मतलब ट्रेन का ड्राइवर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेखा यादव। जो इंडियन रेलवेज है इसका टारगेट है इलेक्ट्रिफिकेशन करना ऑफ ऑल इट्स गेजेस बाय द एंड ऑफ द ईयर 2024, एंड इंडियन रेलवेज का एम है बनना कार्बन न्यूट्रल बाय द एंड ऑफ द ईयर 2030। इंडियन रेलवेज ने हाल ही में कोलैबोरेशन किया किसके साथ? इसरो के साथ, फॉर लाइव ट्रैकिंग ऑफ ट्रेन्स। किस प्रोजेक्ट के अंडर? रियल टाइम ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। रियल टाइम ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पे है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कहां पे है, वो भी है इंडिया में, एंड इसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया। ये कहां पे है? ये है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। एंड किस स्टेशन पे है ये है श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन। ये भी याद रखिएगा। एंड इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म। इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। किस रेलवे स्टेशन पे है? श्री सिद्धरूदा रेलवे स्टेशन इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। जो कर्नाटका है, कर्नाटका के अभी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरामैया। ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे। कांग्रेस ने हाल ही में यहां पे इलेक्शन जीता एंड सिद्धरामैया को बनाया गया चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु। जेकेएसएसबी के हर किसी एग्जाम में ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिलेबस में मेंशन होता है, इसीलिए मैं इसको यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं यहां पे सारे शेयर कर रहा हूं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, अगर ये कोई हाईवे है, यहां पे आपने देखा है हाईवे के साइड में यहां पे ऐसे एक बैरियर लगा होता है, इसको हम बोलते हैं क्रैश बैरियर। इन केस अगर गाड़ी कभी उसका खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो वो यहां नीचे ना गिरे, वो इस बैरियर पे ही रुक जाए, इसको बोलते हैं क्रैश बैरियर। हाल ही में एक 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू का बनाया हुआ क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया। कहां पे? इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया। ठीक है। एंड इसको नाम दिया गया बाहुबली। इसको नाम दिया गया बाहुबली। यह असल में बना होता है स्टील का, लेकिन पहली बार बैम्बू का बना हुआ क्रैश बैरियर इंस्टॉल किया गया इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एंड इसको नाम दिया गया बाहुबली। Recently, the 13th edition of the exercise Bold Kurukshetra 2023 was held between India and which of the following countries? In short, आपको यहां पे ये बताना है, ये जो एक्सरसाइज है बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये इंडिया की एक्सरसाइज है किस कंट्री के साथ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। यानी कि एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। सिंगापुर के साथ और दो एक्सरसाइजेस होती हैं इंडिया की। एक तो है यही एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र, एक है सिम्बेक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। एंड एक और है अग्नि वॉरियर। ये तीनों एक्सरसाइजेस होती हैं बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। इंडिया एंड मलेशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइज होती है? एक होती है हरिमाव शक्ति।
एंड एक है उदार शक्ति। ठीक है, इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में दो एक्सरसाइजेस होती हैं, एक है गरुड़ शक्ति, एक है समुद्र शक्ति। जैसे मैंने याद किया है आपको भी याद करना है। इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है सूर्य किरण। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड। ठीक है, according to the recent data provided by the Ministry of Education, which of the following states has the lowest literacy rate in India? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक डेटा प्रोवाइड किया, उस डेटा के हिसाब से आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से वो कौन सी स्टेट है जिसकी सबसे कम लिटरेसी रेट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहार। जो बिहार है इसकी लिटरेसी रेट क्या है? एज पर द रिसेंट डेटा 61.8%। एंड वो कौन सी स्टेट है जिसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? एग्जैक्टली जो आपने बताया वही है, केरला। एंड इसकी लिटरेसी रेट है 94%। यहां पे आप कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें याद रखिए। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इट फंक्शंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यह जारी करता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड इंडिया का जो जीडीपी कैलकुलेशन है वो भी यही एनएसओ करता है। ठीक है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जो जीडीपी कैलकुलेशन है यानी कि जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कितनी है? 7.2% एज पर एनएसओ। ठीक है, जो इस फाइनेंशियल ईयर का क्वार्टर 1 है यानी कि अप्रैल मई जून, इसके लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही थी? 13.5%। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्वार्टर सेकंड के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही थी? 6.3%। ये भी कैलकुलेटेड वैल्यू है। क्वार्टर 3 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 4.4% एंड क्वार्टर 4 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट वाज 6.1%। ये चारों वैल्यूज कैलकुलेटेड हैं। ठीक है गाइस, और जो ये एनएसओ है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023, जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम है, इसका भी डेटा हाल ही में एनएसओ ने जारी किया। एनएसओ ने कहा कि जो नॉमिनल पर कैपिटा इनकम है इंडिया की वो कितनी है? 1,72,000। ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Recently, the government of India has announced the sites for setting up of 7 PM Mitra Parks. PM Mitra scheme is related to which of the following? हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 7 साइट्स बताई जहां पे 7 PM मित्रा पार्क्स बनाई जाएंगी। आपको बताना है ये जो PM मित्रा स्कीम है इन चारों ऑप्शंस में से ये किसके रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के रिलेटेड है PM मित्रा स्कीम। ये जो PM मित्रा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल पार्क। ठीक है, ये याद रखिएगा, एंड इट इज रिलेटेड टू टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। ये जो 7 PM मित्रा पार्क्स हैं इनको 7 स्टेट्स में बनाया जाएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 स्टेट्स में 7 PM मित्रा पार्क्स बनाई जाएंगी। और जो पहली PM मित्रा पार्क है उसको हाल ही में कहां पे इनॉग्रेट किया गया? उसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया विरुद्धनगर। ये कहां पे है? ये है डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के अभी के टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म? हाल ही में ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 रिलीज किया गया। इस इंडेक्स के हिसाब से आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी कंट्री है मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इज द कंट्री दैट इज मोस्ट अफेक्टेड बाय टेररिज्म एज पर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। ये जो इंडेक्स है इसको जो ऑर्गेनाइजेशन जारी करती है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। एंड इस ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया की रैंक कितनी है? इंडिया की रैंक है 13th। यही आपको ज्यादा याद रखना है, यह भी याद रखना है बट इंडिया की रैंक भी याद रखनी है। Recently, which of the following Indian places have featured in the Time magazine's list of world's greatest places in 2023? हाल ही में जो टाइम मैगजीन है इसने लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस इन 2023 एक लिस्ट जारी की। उस लिस्ट में आपको बताना है इंडिया की कौन सी 2 प्लेसेस फीचर हुई हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख एंड मयूरभंज। लद्दाख एंड मयूरभंज। जो ये लद्दाख है यहां पे हाल ही में नए एलजी बनाए गए एंड उनका नाम है बीडी मिश्रा, ठीक है। लद्दाख में बनाई जाएगी सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी। एंड फॉर द एकेडमिक ईयर 2023-2024 यहां पे 3 पोस्ट ग्रेजुएट लेवल प्रोग्राम्स ऑफर किए जाएंगे, ठीक है। यह मैंने आपको पढ़ाया है ऑलरेडी। इंडिया की पहली, इंडिया फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन, उसको भी लद्दाख में हेल्ड किया गया। लद्दाख में एक जगह है जिसका नाम है यायासो, इसको डिक्लेयर किया जाएगा एज बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। लद्दाख के 3 प्रोडक्ट्स को हाल ही में जीआई टैग दिया गया। एक है लद्दाख वुड कार्विंग, एक है रक्से कार्पो एंड एक है पश्मीना वूल ऑफ लद्दाख। These are 3 products of Ladakh that have received the GI tag so far. लद्दाख में है एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जिसका नाम है नयोमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। हाल ही में यह इंफॉर्म किया गया कि इसको अपग्रेड किया जाएगा। जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी एक ऑपरेशन चला रही है लद्दाख में जिसका नाम है ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन सद्भावना। एंड इस ऑपरेशन के अंडर आर्मी जो है ये आर्मी गुडविल स्कूल चला रही है इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट/यूनियन टेरिटरीज। हाल ही में एशिया का लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप इनॉग्रेट किया गया इंडिया की किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड में है देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस। यहां पे इनॉग्रेट किया गया एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। ये जो देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस है ये किसके अंडर आती है? ये आती है अंडर एरीज। ये जो एरीज है इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज। यह है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। इसी के अंडर आती है देवास्थल ऑब्जर्वेटरी कैंपस। यहीं पे लगाया गया एशियाज लार्जेस्ट 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। यहां पे आप एक और चीज याद रखिए, जो अर्थ है हाल ही में इसकी 5th लेयर डिस्कवर की गई। पहले थी क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इसके बाद अब 5th लेयर होगी इनर मोस्ट इनर कोर, इनर मोस्ट इनर कोर, ठीक है। और ये जो 5th लेयर है इनर मोस्ट इनर कोर, अगर कहा जाए कि ये क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, प्लाज्मा है, ये है सॉलिड, ठीक है गाइस। जो आउटर कोर है ये होती है लिक्विड स्टेट में, जो इनर कोर है ये भी है सॉलिड, ठीक है। इसको याद रखिएगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। हाल ही में इन चारों ऑप्शंस में से वो कौन सी स्टेट है जिसने राइट टू हेल्थ बिल पास की एंड ऐसा करने वाली ये पहली स्टेट बनी है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान।
जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है अशोक गहलोत। इन्होंने हाल ही में यह अनाउंसमेंट की कि हम 19 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे। कहां पे? राजस्थान में। जब ये 19 डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे राजस्थान में, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान कितना होगा? 50। अगर आपसे पूछा जाए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहां पे है? यह है राजस्थान में। अगर आपसे पूछा जाए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, यह भी है राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान। केवलादेव नेशनल पार्क ऑल्सो राजस्थान। रणथंभौर टाइगर रिजर्व यह भी है राजस्थान में। जो ये राजस्थान है, ये अपना जो डे है इसका, राजस्थान डे, कब सेलिब्रेट करता है? 30th ऑफ मार्च। राजस्थान अपना राजस्थान डे कब सेलिब्रेट करता है? 30th ऑफ मार्च। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज आप याद रखिएगा। न्यूज क्या है? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया हरियाणा से। यह कवर करेगा 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, इसको लॉन्च किया गया हरियाणा से। यह कवर करेगा 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। कौन कौन सी स्टेट है? हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, एंड 1 यूनियन टेरिटरी है न्यू दिल्ली। इन 3 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी को कवर किया जाएगा बाय अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई बिलीव ये क्लास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, लेकिन अगर मैं बस आपको क्वेश्चंस का आंसर बताऊंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, उससे आपका कुछ फ़ायदा नहीं है। करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है। मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचाऊं और एग्ज़ाम में इन वीडियोस से आपको हेल्प हो। ठीक है गाइज, इन वीडियोस को आप 2-3 बार देखिए। चाहो तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनसे रिवाइज कीजिए। आई होप कि इन वीडियोस से आपको एग्ज़ाम में हेल्प हो। टेक केयर गाइज, बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।